my name is Dev. I welcome you all at AD Online Classes. So in today's lecture, we are going to study about cell, which is the class 9th 5th chapter, the fundamental unit of life, cell. So in this chapter, we are going to study about the basic structure of cell. कि सेल है क्या, सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सेल कितने टाइप के होते हैं और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल किन चीजों से मिल करके बना होता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम यहाँ पर सेल को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सेल का है क्या, एक्चुअल में सेल कैसे कह सकते हैं कि सेल कैसे लोगों की नजरों में कैसे आई ये चीज कि लाइफ की जो सबसे छोटी कड़ी होती है वो एक सेल होती है। ये चीज कैसे पता चला? जैसे कोई भी घर बनता है, उस घर बनने के लिए जो सबसे बेसिक चीज की जरूरत होती है वो होती है ब्रिक, एक ईंट की जरूरत होती है। तो तब जाकर के एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग जाकर के तैयार होती है। तो उस बिल्डिंग को जो मेनली तैयार करने वाली चीज थी वो क्या चीज वो थी? वैसे एक लिविंग थिंग का भी जो बेसिक पार्ट होता है वो क्या होता है? वो सेल होता है। मतलब जिस किसी भी लिविंग थिंग की जो शुरुआत होती है वो होती किससे? वो एक सेल से होती है। तो आज हम उस पर्टिकुलरली उस बेसिक द फंडामेंटल यूनिट, जो लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सेल को, सेल के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये कैसे पता चला कि सेल होता भी है, कैसे वजूद में आया सेल? तो उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉर्क उठाई। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क मतलब ये समझ सकते हैं लकड़ी की छील। ये मान लीजिए कॉर्क है, मतलब कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी है, उसका एक टुकड़ा ले लिया, लकड़ी का टुकड़ा कह लीजिए, लकड़ी के ऊपर की खाल जो होती है, छाल जिसको बोलते हैं, वो ले लिया। उसको उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप से, उन्होंने उनका खुद का एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। आप एनसीईआरटी में जो चैप्टर में है उसमें माइक्रोस्कोप जो उनका था वो वहां पर है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया, इस कॉर्क को एग्जामिन किया। तो जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उसको देखा तो इनको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर मिले। कुछ हनी कॉम्ब शेप लाइक स्ट्रक्चर्स उनको मिलते हैं। ठीक, इसमें बीच में डॉट्स भी थे। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इनको मिला। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये तो एक कॉर्क थी, लेकिन उसके अंदर भी उनको कुछ डिविजन्स ऐसे दिखाई दिए, उनको छोटे छोटे पार्ट्स मिले अंदर। तो वो इस चीज को उन्होंने क्या नाम दिया, एक पर्टिकुलरली इस ब्लॉक को इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये हुआ कब था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर कर दी थी। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर थे वो दिखते कैसे थे? ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे। नेक्स्ट चीज क्या थी कि जितनी भी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल करके यहाँ पर लिख दिए हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो हम हो या एक छोटी सी बैक्टीरिया भी हो, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सभी के सभी सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और वो सेल के कंपोजिशन हम आगे पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिए कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया अपने खुद की सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने ये जो इसके स्ट्रक्चर्स को देखा तो उनको देखने को मिला कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बताई, उन्होंने ये बताया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी किससे बनी हुई है? सेल से ही बनी हुई है। तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, अनियन पील के ऊपर थोड़ा सा बात करी गई है। तो वही एग्जांपल लेकर के मैं भी सेल को समझाना चाहूंगा बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अनियन पील। अब है क्या ये अनियन पील? तो ये देखिए, क्या कर लेते हैं, प्याज लेते हैं। प्याज का एक टुकड़ा ले लीजिए। उस टुकड़े से हमारे पास अगर हम लैब में जाएंगे, अपनी लैब में जाएंगे तो हमको कुछ पिंसर्स देखने को मिलेंगे, कुछ एपरेटस होते हैं। बायो लैब में कुछ एपरेटस होता है, उस एपरेटस में पिंसर्स होते हैं। तो उन पिंसर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका एक टुकड़ा, हल्का सा खाल ऊपर की जो परत होती है उसको हम निकालेंगे। ठीक, उस परत को निकाल करके हमें ग्लास स्लाइड मिलती है, कांच की स्लाइड होती है, उसमें हमने मान लीजिए कि ये रख दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सैफरनिंग स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग क्यों जरूरी है
स्टेनिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जो ये छोटा सा पार्ट, ये जो पार्टिकल मैंने लिया है, जो मैंने पील ली है अनियन की, इस पर जब कलर पड़ेंगे तो इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गेन्स हैं, वो हमको बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेनिंग के लिए सैफ्रनिन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे सैफ्रनिन का। सैफ्रनिन एक स्टेनर होता है जो कि लैब में होता है, रेड कलर, डार्क रेड कलर का होता है। ठीक, इसके ऊपर डाला एक बूंद हमने डाल दी, एक बूंद से भी कम ही डालते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना ग्लास कवर आता है, इसको बोलते हैं ग्लास स्लिप या स्लिप कवर बोलते हैं, इसको हम साइड से इसके ऊपर से गिरा देंगे ताकि ये सील सा हो जाए और इसके अंदर कोई भी बबल्स वगैरह, जो एयर बबल्स हैं, वो सारे के सारे निकल जाए। फिर इसको हम अपने जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो लैब में रखे होते हैं उसमें एग्जामिन करेंगे। अच्छा, उसमें एग्जामिन जब हम करेंगे तो हमको कुछ चीज देखने को मिलेगी, कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही मिल जाएगा। कभी कर्व देखने को मिलेगा, कभी थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा देखने को। ठीक, इस स्ट्रक्चर में आपको ये डॉट से मिलेंगे। देखिए हर एक ब्लॉक में, देखिए हर एक ब्लॉक होगा, पर्टिकुलरली एक ब्लॉक बना होगा और वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से सेपरेट होगा। ये ब्लॉक्स हैं क्या, एक्चुअल में ये ब्लॉक ही, ये ऐसे एक ब्लॉक क्या है, यही सेल है। ठीक है, अब इस सेल में कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सेल में जो भी हमको ये डॉट सा दिखेगा, ये डॉट तभी दिखेगा जब हम स्टेनिंग का सैफ्रनिन यूज करेंगे। अगर हम सैफ्रनिन नहीं यूज करेंगे तो ये हमको विजिबल नहीं होगा। ठीक, तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक ठीक है, और ये जो पार्ट्स बने हुए जिससे ये पार्ट, मतलब इसका ये दिखाई दे रहा है कि ये पार्टीशन है, इसका ब्लॉक अलग हो रहा है जिसकी वजह से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और बाकी जो आपको कलर दिखेगा, लिक्विड टाइप का दिखेगा, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये हमने क्यों देखा, ये एग्जांपल क्यों लिया अनियन पील का, क्योंकि हमको देखना था भाई हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जिस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो चीज है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके थ्रू हमको ये तो समझ में आए कि हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमें इस एक ब्लॉक के बारे में स्टडी करना है। ये क्या है, ये एक ब्लॉक, पर्टिकुलरली एक ब्लॉक क्या है, ये एक सेल है, और इस सेल का जो मेनली बना होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, और कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ब्लॉक को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मेन हेडक्वार्टर है, सेल का क्या है, एक हेडक्वार्टर है तरीके से, मतलब कि जो पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो पूरा काम जो सेल करता है वो किसकी वजह से करता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से हो पाता है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जेली शेप में होता है, जेली टाइप का होता है, ये इसमें बीच में फिल होता है। क्यों होता है, ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या है, न्यूक्लियस का डिटेलिंग बताऊंगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बताऊंगा। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। चलिए, जब बात सेल की हो ही रही है तो थोड़ा सा उसको ह्यूमन बॉडी से भी रिलेट कर लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैंने सेल्स बनाए हुए हैं। इसमें जो पहला सेल है, ये कौन सा है, ब्लड सेल है। ये कौन सा सेल है, ये बोन सेल है। बोन सेल क्या है, बोन सेल का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, मतलब जो ये बोन जो बनी होती है, जो हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, उस बोन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो एक सेल होती है। कौन सी सेल होती है, बोन सेल, कुछ इस टाइप की देखने को होती है। ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ये सेल ब्लड का है, इसका मतलब ब्लड की सेल्स है। इसके बाद ये कौन सी सेल है, ये है मसल सेल्स, मतलब जो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, ये जो हमारी बॉडी मसल्स होती हैं उसका ये एक सबसे छोटा पार्ट है मसल सेल। ये क्या है, ये स्पर्म सेल है,
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको मिलेगा। ये मेल रिप्रोडक्शन कराने के लिए इस सेल का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्या है, ये ओवम है, ओवम सेल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मिलेगा। उसके बाद ये क्या है, ये एक नर्व सेल है। नर्व सेल का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में न्यूरॉन पूरा का पूरा एक न्यूरॉन का सिस्टम होता है, ठीक है। और इन सब का न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये मैसेज भेजने का काम करता है। मतलब कि जब हमको ये अपनी एक फिंगर को हिलाना भी है तो उसके लिए जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है कि इस फिंगर को उठाना है, वो सारा का सारा काम कौन करते हैं, नर्व सेल्स करते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? इन फिगर्स को अगर आप रिजेम्बलेंस के लिए बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, एक चेन चलती है, आपने देखा होगा सबसे छोटा चीज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल। ठीक, सेल से ऊपर सेल, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। ठीक, जब टिश्यूज बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, और यू कैन से इस पूरे ऑर्गन सिस्टम जो वर्क होता है और ये पूरा का पूरा आपको एक लाइफ मिल जाती है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ये था क्या, देखिए मैं समझ लीजिए मैं हूं एक ऑर्गेनिज्म हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। ठीक, मेरे अंदर क्या है, पूरा ऑर्गन सिस्टम्स है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से मेरे पास कुछ अलग अलग ऑर्गन्स भी हैं। ऑर्गन्स में जैसे मेरा हार्ट हो गया, मेरा स्टमक हो गया, मेरा लीवर हो गया, मेरा किडनी भी, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं मेरे पास। उन ऑर्गन्स के बाद उन ऑर्गन्स पे मैं फिर उससे नीचे चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक, और इन टिश्यूज से मैं और नीचे चला जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो क्या है, सेल्स। ठीक, तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। मतलब जो सेल्स के बेसिस पे, देखिए कभी सेल्स का ऐसा हो सकता है काउंट कम ज्यादा हो सकता है, तो उन बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है क्या, यूनिसेलुलर से आप समझ पाएंगे, यूनि मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक, तो इट इज, डेफिनेशन खुद ही बन जाएगी, डेफिनेशन क्या है, पॉइंट डिटेलिंग में आप खुद ही लिख पाएंगे। इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसका जो इसमें सिंगल एक, जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक, यही सेल खुद ही ऑर्गेनिज्म। कैसे, देखिए एक ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो सारे फंक्शंस होते हैं, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जो भी फंक्शन है इसमें परफॉर्म किया जाता है। मतलब इस सेल के अंदर जैसे कि क्या हो सकता है भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सेल के अंदर, इसके अंदर होता है डाइजेशन होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिटेल में आगे बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए इस सेल के अंदर जो भी कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे परफॉर्म कौन कर रहा है, ये अकेला सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है। अब ह्यूमन बॉडी में देखिए क्या था, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स मैंने भी आपको पीछे बताए थे, तो उन डिफरेंट टाइप के सेल्स का फंक्शन भी डिफरेंट होता है, तो वो अलग टाइप हो गया। लेकिन ये कौन सा टाइप है, ये है सिंगल सेल का टाइप है, मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे अगर बांटा जाए तो कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक कौन सा हो सकता है, यूनिसेलुलर, और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं वो एक पर्टिकुलर सिंगल सेल ही करता है, और इनका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। लाइफ स्पैन का मतलब जो इनकी लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। अब कम तो होगी, देखिए हमारी बॉडी में कितने सारे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट सेल्स हैं,
यहाँ पर क्या एक ही सेल है, वही सारा काम करेगा और वही खुद ही में ही सारे काम कर रहा है सारे, और जितने भी एक्शंस है उसके खुद के ही परफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसका एग्जांपल जो है वो कौन सा हो सकता है, अमीबा। अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। देखिए चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब इसमें एग्जांपल लेना चाहे तो अपना खुद का ही ले सकते हैं, ह्यूमंस का। ठीक, अब ह्यूमंस के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कुछ डिफरेंट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मैंने आपको बताए थे ह्यूमंस के। तो उन ह्यूमंस के डिफरेंट टाइप के सेल है, उनका सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। तो डिफरेंट वर्क होता है तो फिर सेल्स भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि ऑर्गन्स भी हमारे डिफरेंट है। अब मेरे पास जैसे अब इसमें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास बोन्स है, तो बोन्स का वर्क दूसरा है, तो बोन सेल्स जो होंगे वो अपना वही काम करेंगे जो बोन का काम है। ठीक, हमारे पास ब्लड है, ब्लड का क्या काम है, जो ब्लड का काम है वही ब्लड सेल्स भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे मसल सेल्स होते हैं, तो मसल सेल्स का काम क्या है, जो मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो वर्क होता है, मतलब सिकुड़ना या आप कह सकते हैं बढ़ना, ये सारा काम किसका होता है, मसल सेल्स का होता है। तो मसल सेल्स अपने डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं। तो क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद इनमें कह सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया ही कि हर एक सेल का डिफरेंट वर्क है, तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फंक्शंस जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करेंगे। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कैसा होता है, लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। इनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग होता है, मतलब ज्यादा होता है। ठीक, इसका एग्जांपल लेना चाहे तो हम ह्यूमंस अपने ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए ह्यूमंस, प्लांट्स होते हैं। ठीक, प्लांट्स के बाद और क्या होता है, एनिमल्स, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किस चीज से मिलकर के बना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। जो सेल है वो किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक्चुअली मैं आपको आगे पीछे बता चुका हूँ, बट यहाँ पर उसकी डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस लाइक, अच्छा हर एक पर्टिकुलर जो सिंगल सेल होता है वो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हर सेल करता है। देखिए सेल के अंदर और सेल्स के अलग अलग काम होते हैं, जैसे बोन सेल का काम जो है वो ब्लड सेल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हर सेल करता है। वो क्या है, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन का प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और एक्सेट्रा, बहुत सारा कुछ होता है करने के लिए। 3 मेजर हैं, इनको देख लेते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, देखिए इसका एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट सेल से ले सकते हैं और ह्यूमन सेल को कंपेयर करा सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, देते हैं। वैसे ही ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इसमें है क्या, एक्सचेंज है, लेना देना है, किस चीज का, गैसेस का। भाई गैस अलग अलग ले रहे वो अलग बात है, बट हो किसका एक्सचेंज रहा, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा। कर कौन रहा, सेल्स करते हैं। डाइजेशन भी, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, सेल ही करता है। ठीक, एक प्रोसेस ये हो गया डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है, उस डाइजेस्ट करे हुए फूड से एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने का पूरी बॉडी में भेजने का काम कौन करता है, एब्जॉर्प्शन काम सेल ही करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो भी कौन करते हैं, सेल तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये तो एक बेसिक फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं जो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं,
जो सेल मेड होता है, बात जो हो रही थी वो हमारी किस पर हो रही थी कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। तो सेल इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसके, सेल के। वो क्या होता है, सबसे पहला न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस, नेक्स्ट क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। ये एक आउटर कवरिंग होती है सेल की, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये क्या करती है, बाउंड करके रखती है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और जो आपके सेल के अंदर जो सेल के ऑर्गेन्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, उनको बाउंड करके रखने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड चीज क्या है, थर्ड साइटोप्लाज्म। मैं बता चुका हूं साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जो कि सेल के ऑर्गेनल्स को कह सकते हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं। अब ये ऑर्गेनल्स ना ही एक दूसरे से टकराए और ना ही बाहर निकल करके खत्म हो जाए, तो इसको कवर, इसको एक तो देखिए बाउंड करके रखने का काम कौन कर रहा है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। और इनको अपनी जगह पे रखने का, और इनको क्या है, हार्म ना हो कोई, तो उस हार्म के लिए क्या है, एक जेली लाइक यहाँ पर सैक भरा होता है, और उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। क्लियर बात, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब पर्टिकुलरली हम एक एक चीज को, ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी हुई हैं जिससे सेल बना होता है, इन तीनों चीजों की डिटेलिंग थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए इसमें नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेलिंग की, थोड़ा सा जो फंक्शंस, जो हमारा सेल जो है वो किससे बना होता है, उसमें 3 चीजें थी। क्या थी, सबसे पहले थी सेल मेम्ब्रेन, दूसरी क्या थी न्यूक्लियस, एंड थर्ड थिंग जो थी वो क्या थी, वो थी साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का देखिए मैंने आपको काम बताया था, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। ये क्या करती है, हर एक सेल की बाउंड्री यू टाइप की होती है। देखिए ये जैसे सेल है मान लीजिए, ठीक, तो इस सेल की जो ये बाउंड्री है, ये क्या है, ये जो अंदर साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको बाहर आने से रोकता है, ठीक है, सराउंडिंग्स में मिलने से रोक देता है, और सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल से। भाई ये एक सेल है, अगर इसमें एक सेल के जो आगे बना देंगे तो वो सेल सेपरेट कैसे होगा, वो सेल सेपरेट होगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल्स में, अगर आप खुद ही सोचिए सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो सेल कैसे अपने अस्तित्व में आएगा। भाई सेल जो है उसका एक शेप है, वो शेप कैसे अटेन करेगा और उस शेप को बनाए कैसे रखेगा। आप देखिए शेप की बात चलिए, शेप को छोड़ देते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर जो मटेरियल है, मतलब मान लीजिए साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनल्स है, अगर सेल, ये जो चीज है, जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली सब बाहर चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, देखिए वो दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा। अच्छा ये बना किस चीज से होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड से मिल करके बना होता है, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। देखिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे भी आपको चीजें और टॉपिक देखने को मिलेंगे। सेलेक्टिवली परमिएबल होता क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का मतलब यहाँ पर ये होता है, जो ये सेल होती है, इसमें मैंने आपको भी बताया था कि इनके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। बेसिक फंक्शंस में क्या था, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस था, तो उसका एग्जांपल लेकर के जरा बात करते हैं। सोचिए कि ये एक्सचेंज, मतलब इसमें जो गैस है वो अंदर कैसे जाएगी और बाहर कैसे निकलेगी। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक, और वही पोर्स कब अलाउ करते हैं मटेरियल को अंदर आना है और कब जाना है, वो डिसाइड करता है पर्टिकुलरली एक सेल, और उस सेल का यही नेचर ही होता है। इस नेचर की वजह से ही इसको ये बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही ये सेल अंदर लेता है और बाहर को छोड़ देता है, ठीक। इसमें गैसेस भी होती हैं और मिनरल्स और आपके विटामिन्स भी होते, सॉरी मिनरल्स भी होते हैं जो कि अंदर और बाहर होते हैं, ठीक है। इसके बाद दिस सेल इज फ्लेक्सिबल, इट इज फ्लेक्सिबल, ब्रोकन हो जाती है, रियूनाइटेड हो जाती है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं, आराम से मुड़ जाते हैं, और ये टूट भी जाते हैं और ये रीयूनाइट दोबारा से हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात।
तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर। ये सेलेक्टिवली परमेएबल मतलब कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही ट्रेस पास करने की ये जो अलाउ करती है, ठीक है। ये केवल कुछ सेलेक्टेड मटेरियल है उसी को ये अलाउ करती है इन और आउट करने के लिए। इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अभी मैंने बात करी थी आपसे सेलेक्टिवली परमेएबल वाली बात। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और वो आपका गैस भी हो सकता है। तो वो जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन और आउट, वो कैसे होती है, उसमें होने में क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो दो प्रोसेस से होती है। एक कौन सा होता है, डिफ्यूजन, ठीक, और दूसरी कौन सी होती है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कह सकते हैं इट इज द spontaneous movement of substances, ठीक है, from higher concentration region to lower concentration region। देखिए आप एग्जांपल लिखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसकी, सब्सटेंसेस की हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन। अब सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या है, ये गैसेस के लिए यूज होता है। डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है तो किसके लिए यूज होता है, गैसेस के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक, इस सेल में इसमें है क्या, देखिए इसमें गैसेस का मूवमेंट हो कैसे रहा है, हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन पर। अब हायर कंसंट्रेशन मतलब का क्या है, जहां पर गैसेस का, ये कह सकते हैं कोई भी जो सब्सटेंसेस यहाँ पर यूज हो रहा है, सब्सटेंस कौन सी यूज हो रही है, गैस का जो कंसंट्रेशन बाहर है। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, एक मैंने ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक के अंदर ये गैसेस का कंसंट्रेशन है, मान लीजिए गैस पार्टिकल्स है। इसमें जो बाहर कंसंट्रेशन है वो कैसा है, हाई है, हाई कंसंट्रेशन। अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, देखिए लो कंसंट्रेशन है, ज्यादा पार्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, 2-3 दिखाई दे रहे हैं। अंदर कैसा है, लो कंसंट्रेशन। समझने के लिए अब क्या है, मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसका, गैसेस का, किसमें, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर कैसा है, लो कंसंट्रेशन है, तो गैस जो है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर की ओर चली जाएगी, ठीक। तो ये होता क्यों है, ये हुआ क्यों, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो ये प्रोसेस है जो सेलेक्टिवली परमेएबल वाला, वो अलाउ करेगा, और अलाउ किसको कर रहा है, गैसेस को। अब गैसेस को जो अलाउ करेगा भी होगा कैसे, तो ये होता है इस मेथड से, किससे, डिफ्यूजन के मेथड से। तो ये मेथड कैसे काम करता है, ये मेथड ऐसे काम करता है कि जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन में गैसेस का हाई कंसंट्रेशन होगा और सेल्स का कंसंट्रेशन लो होगा, तो ऑटोमेटिकली गैस जो है वो कैसे हो जाएगा, अंदर की तरफ खींच लेगा। तो इसका एग्जांपल हम खुद ही देख लेते हैं अपने आप को। जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास जो एरिया है हमारे, वहां पर गैसेस, जैसे हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को एग्जांपल लेते हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू जो कंसंट्रेशन बाहर है। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया। अब जैसे ही उसने ऑक्सीजन को इनटेक किया तो जो बाहर का कंसंट्रेशन था किसका, और दूसरी गैस का, उसका क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत ही बाहर कर दिया, क्योंकि अंदर अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और बाहर जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो मूवमेंट हो कैसे रही है, मूवमेंट ऐसे होती है हाई टू लो। अब जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी हो गई, कम हो गई, ये थोड़ा सा, और यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। देखिए इतने एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, तो क्या होगी, तुरंत ये बाहर की ओर आ जाएगी गैस। इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो गैस है, डिफ्यूजन का मेथड काम कैसे करता है, डिफ्यूजन का मेथड काम करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। जो रीजन है अंदर अगर हाई का होगा तो गैस बाहर आ जाएगी, अगर बाहर हाई कंसंट्रेशन होगा तो गैस कैसे चलेगी, अंदर की ओर चली जाएगी। तो डिफ्यूजन का मेथड आपको समझ में आया। उसके बाद हम मूव करते हैं ऑस्मोसिस के मेथड पर।
ये मेथड भी हाई कंसंट्रेशन टू लो ही कंसंट्रेशन रीजन पर ही काम करता है। बस यहाँ पर डिफ्यूजन में अगर गैस था तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ठीक, अब इस प्रोसेस में भी सेम ही है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है और सेल के अंदर जो लिक्विड जो है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है कम, बाहर ब्लॉक में कंसंट्रेशन है ज्यादा, तो वो गैस तुरंत सॉरी लिक्विड जो है वो किधर चला जाएगा, अंदर की ओर। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और बाहर कंसंट्रेशन कम है तो वो कैसे हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये आपके दो मेथड्स हैं जो कि एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन्हीं के थ्रू मूवमेंट होती है, इन प्रोसेसेस के थ्रू मूवमेंट होती है किसी सेल के अंदर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सेल पुट इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। जब भी हम सेल को किसी सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन, या तो शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए या सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए। मान लीजिए इस केस में हमने शुगर का सॉल्यूशन लिया है, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर हम अपने सेल को रखेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। तो उस बेसिस पे हम यहाँ अगर बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, उन सॉल्यूशंस के नाम क्या होंगे। ठीक, देखिए सेल को उन पे रखेंगे वो तो अलग बात होगी कि सेल को किस सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या पड़ेगा फर्क, वो तो हम देखेंगे। बट उन सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा जिनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे उनको कुछ नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है, वो कौन सा आता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब इसको देख लेते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, देखिए मैं इसको सिर्फ आपको एक ब्लॉक के थ्रू ही समझा रहा हूँ हर बारी। ये मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, ये सेल भी है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कैसा है, कम है, और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, इसका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है इस सेल के अंदर वो कैसा है, हाई है। अब होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन जिधर कम होता है, मतलब जिधर ज्यादा होता है उधर से कम की तरफ भागता है। अब इधर तो हाई रीजन का कंसंट्रेशन है, इधर लो रीजन का कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, सेल से जितना भी लिक्विड है, जितना भी सॉल्यूशन है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और वो बाहर निकल जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, सेल सूख जाएगी ना। ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज में आप मान लीजिए कि ग्रेप्स है, ग्रेप को अगर ग्रेप है, उस ग्रेप को आप दबा दोगे तो उस ग्रेप का सारा जूस निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा सिकुड़ तो जाएगा ही। वैसे अगर इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है अगर वो निकल जाएगा तो ये सेल कैसा कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो हाइपरटोनिक, तो इस सॉल्यूशन को अगर लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल is less than inside। क्या लिखा मैंने, कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूशन का आउटसाइड द सेल, मतलब आउटसाइड द सेल, देखिए ये सेल है, सेल के आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लेस है, किससे, इनसाइड, मतलब इसके अंदर के अकॉर्डिंग वहां पर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लेस है। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या, ड्यू टू दिस द सेल will shrink। इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये था आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं दूसरे टाइप के सॉल्यूशन पर। नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए ऐसे ड्रॉप ले लेते हैं, उसमें हमारा ये सेल है। ठीक, इसमें सेल में जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है और जो बाहर कंसंट्रेशन है वो कैसी है, मान लीजिए ये बिल्कुल सेम है। जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है, रीजन है, जो कंसंट्रेशन का रीजन है, और जो बाहर कंसंट्रेशन है, मतलब ये C1 और ये C2, ये कैसी है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें ना ही सेल श्रिंक करेगा और ना ही वो स्वलन अप होगा, मतलब ना ही वो फूलेगा। तो इसके अंदर इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं इसमें ना ही लिक्विड अंदर आएगा ना ही लिक्विड बाहर जाएगा, जिसकी वजह से सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सेल is inside the
inside the equal concentration of cell is inside and outside. ठीक, जो कंसंट्रेशन है सेल की वो इनसाइड और आउटसाइड कैसी है, इज सेम और इक्वल, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल neither shrink nor swollen up, इसकी वजह से ना ही सेल श्रिंक करेगा और ना ही वो फूलेगा, मतलब swollen up होगा। क्लियर है ये बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पे मूव ऑन कर लेते हैं। थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड है हमारा हाइपोटोनिक। सबसे पहला था हाइपरटोनिक, नेक्स्ट था आइसोटोनिक और अब है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देख लीजिए, ब्लॉक लेते हैं, सेल ले लिया, ठीक। अब इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लेस है। आपकी बाहर जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है सॉल्यूशन का, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, जब सेल में सॉल्यूशन फिल होने लगेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। हाई कंसंट्रेशन बाहर है, अंदर है लो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से सेल का साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि अंदर जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल कैसा हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, स्वॉलन अप हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि तो concentration of solution inside the cell is less than outside। क्या है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का इनसाइड द सेल वो कैसा है, लेस है आउटसाइड के कंपैरिजन में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस the cell will swollen up। सेल कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। क्लियर है बात? तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो तीन सॉल्यूशंस को मैं डिफाइन करना था वो हम डिफाइन कर चुके हैं। अब जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल को हमको देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्यों नहीं प्रेजेंट होती, इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब मैं आपको सेल वॉल को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेल वॉल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है, देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल्स होते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लांट सेल जो होता है वो हमारे बहुत ही हार्श वेदर और बहुत ही खुले में रहता है, तो उसको क्या होता है कि कवरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। किसी न किसी इजीली बैक्टीरिया उस पर अटैक कर सकते हैं, इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उस पर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवरिंग की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा सेल वॉल, जो प्लांट सेल्स होते हैं उन पे सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल होता क्या है, पहले देख लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका प्लांट सेल है, तो इसमें सबसे पहले तो जो ये है, ये तो आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके ऊपर जो एक कवरिंग है, ठीक, ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग होती है सेल वॉल, ठीक। अब क्या होता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, क्योंकि एनिमल सेल में इसका नेसेसरी नहीं होता है इतना ज्यादा होना। नेक्स्ट चीज क्या है, ये बहुत ही रिजिड, मतलब आप कह सकते हो रफ एंड टफ टाइप्स होती है। कैसे भी सेल कहीं भी घूमेगा, कहीं गिरेगा, कुछ भी होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पोरस भी होती है, मतलब इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सेलेक्टिवली परमिएबल वाला कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये नॉन लिविंग होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो हिस्सा होता है इसका बाहर का, ये लिविंग नहीं होता है। ये कैसा होता है, ये नॉन लिविंग होता है। और ये बना किस चीज से होता है, ये एक कह सकते हैं एंजाइम टाइप सी चीज है, केमिकल है, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। केमिस्ट्री में हमारे सेलुलोज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सेलुलोज होता है क्या। नेक्स्ट चीज, सेल वॉल जो होती है,
देखिए दो सेल, जैसे मान लीजिए कि ये एक और सेल इसी के जैसे बना हुआ है, ठीक, इसमें भी भाई सेल वॉल होगी। तो ये जो सेल वॉल होती है, एक सेल से दूसरे सेल को जो ज्वाइन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस मतलब जिस चीज से वो ज्वाइन होता है, मान लीजिए कि ये जो बीच का पार्ट है जिसकी वजह से ये दोनों सेल वॉल ज्वाइन है, उसको क्या बोला जाएगा, वो होता है लैमेले। ठीक, इट इज लिखा गया है कि सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय लैमेले, मतलब जो दो सेल्स के जो सेल वॉल आपस में ज्वाइन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, लैमेले की वजह से ज्वाइन होते हैं। और ये बना किससे होता है सेल वॉल, ये सेलुलोज से बना होता है। नेक्स्ट चीज, ये बहुत ही कह सकते हैं कि रिजिड होता है, पोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि ये कैसा होता है, इसका जो कैरेक्टर होता है ये कैसा होता है, डेड होता है, ये मतलब कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके बाद ये केवल और केवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है बात, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा सेल वॉल्स लेकर के जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक था वो खत्म होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस के बारे में, और आगे बात करेंगे इस चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।